नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बीच आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। लखनऊ से आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट, लिखा तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची क्यों लगी, आखिर ये भी तो हिंदू ही है। क्या 3% धर्माचार्यों की भावनाएं ज्यादा मायने रखती हैं? अपमानित होने वाले 97% हिंदुओं की भावनाओं का क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और लिखा तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची क्यों लगी है, आखिर ये भी तो हिंदू ही है। साथ ही लिखा, क्या 3% धर्माचार्यों की भावनाएं ज्यादा मायने रखती है और अपमानित होने वाले 97% हिंदुओं की भावनाओं का क्या है। तो लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और लिखा कि तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची क्यों लगी है, अपमानित होने वाले 97% हिंदुओं की भावनाओं का क्या होगा। ये ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा है, देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों के सम्मान की बात करने से तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची क्यों लग रही है, आखिर ये भी तो हिंदू ही है। क्या अपमानित होने वाले 97% हिंदुओं की भावना पर अपमान करने वाले 3% धर्माचार्यों की भावनाएं ज्यादा मायने रखती हैं। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के श्री रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर अम्बेडकर चौराहे पर अधिवक्ताओं ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही उन पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार भी किया है। बता रहे, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी को लेकर वकीलों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और रामचरितमानस पर जो टिप्पणी की थी उसको लेकर अब वकीलों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका है। साथ ही उन पर कार्रवाई की मांग भी की है। और लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग का आयोजन विधायक राजेश्वर सिंह की ओर से हुआ आयोजन। अंडर 19 गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आज फाइनल मुकाबला हुआ। मैच में सैकड़ों की संख्या में बच्चे रहे मौजूद और पूर्व क्रिकेटर रुद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। न्यायाधीश अताउर रहमान मसूदी भी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां पर सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग का आयोजन हुआ। विधायक राजेश्वर सिंह की ओर से आयोजन करवाया गया और अंडर 19 गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट मैच हुआ। पूर्व क्रिकेटर रुद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे और न्यायाधीश भी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने यहां पर पहुंचे थे। आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक राजेश्वर सिंह की ओर से अंडर 19 गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आरपी सिंह भी शिरकत करने पहुंचे और सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग का यहां पर आयोजन किया गया था। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे, तस्वीरें आपके सामने। अंडर 19 गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट मैच का आयोजन किया गया था, जिनका आज फाइनल मुकाबला हुआ और सभी ने यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने बलरामपुर से, जहां पर कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली। एसपी आवास पर गोली मारकर की आत्महत्या। कांस्टेबल लखनऊ का था निवासी, एसपी आवास पर था तैनात। रात 2 से 3 बजे की घटना है। पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया मामले के बाद और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। तो बलरामपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर कांस्टेबल ने एसपी आवास पर खुद को गोली मार ली है और ये रात करीब 2 से 3 बजे तक के बीच की ये घटना बताई जा रही है। एसपी आवास पर गोली मारकर कांस्टेबल ने आत्महत्या की। लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है। कांस्टेबल और एसपी आवास पर तैनात था। रात करीब 2 से 3 बजे की घटना है, जब उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। बलरामपुर की खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। कांस्टेबल ने खुद को गोली मारी है, एसपी आवास पर गोली मारकर आत्महत्या की और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वही से
आत्महत्या की वारदात के बाद महकमे में भी हड़कंप मच गया है। तस्वीरें आपके सामने है, बलरामपुर की तस्वीरें जहां पर कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस का अमला आगे की कार्रवाई में जुट गया। बता दें, एसपी आवास पर गोली मारकर ये खुदकुशी कांस्टेबल ने की थी। कल रात बलरामपुर पुलिस परिवार के लिए एक अत्यंत दुखद घटना घटित हुई है। एक अभिषेक यादव नाम का कांस्टेबल था जो कैंप कार्यालय पर जिसकी ड्यूटी लगी थी, उसका 12 से 3 बजे रात्रि में उसकी शिफ्ट थी। जब अगली शिफ्ट वाला जो सिपाही था उसको रिप्लेस करने के लिए आया तो उसके द्वारा सूचना दी गई कि इसमें इसके घर पे जो अभी चेक किया गया है तो उसमें कुछ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस मिले हैं 2021 के, जिसमें ये पता चला है कि ये माइग्रेन की समस्या थी लगभग 1.5-2 साल से। इस बात की पुष्टि परिजनों के द्वारा भी की गई। बिजनौर के ब्लॉक नूरपुर वार्ड नंबर 35 तृतीय सीट पर जिला पंचायत सदस्य पद का उपचुनाव होना है, जिसके लिए मतदान 9 फरवरी को होगा। प्रत्याशी सफीक अहमद अंसारी ने सभा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं सफीक अहमद अंसारी का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया है और उन्हें सिक्कों और लड्डुओं से तोला भी गया। सपा में उनके मंच पर लोक अदालत के नेता भी चुनाव प्रचार कर उनके लिए लोगों से वोट की अपील करते नजर आए। सफीक अंसारी को जाट समाज सहित मुस्लिम समाज और सर्व समाज का वोट मिल रहा है। सर्व समाज के लोग सफीक अंसारी का चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। कन्नौज से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की हुई मौत। मौत से परिवार में मचा कोहराम। परिवार का अकेला सहारा था मृतक सतेंद्र। सौरिक थाना के नगल डडुअन गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो आपको खबर बता रहे हैं जहां पर सौरिक थाना के नगला डडुअन गांव के पास यह हादसा हुआ है। कन्नौज से खबर है, अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है और इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। कन्नौज का ये पूरा मामला है और बताया जा रहा है कि परिवार में अकेला कमाने वाला सहारा था मृतक। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। घटना यह है कि हमारे मामा के भतीजे लगते थे हमारे रिश्ते में। अब वो कन्नौज से दावत खा के आ रहे थे, रास्ते में डडुअन नगरा ठड़ा के बीच में किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मौके पे उनकी मृत्यु हो गई। तत्काल सौरिक CSC में लेके आए, उनको मृत घोषित कर दिया। अमरोहा में फूड विभाग की टीम ने डेयरी पर छापेमारी की। इस दौरान विभाग ने 2 क्विंटल नकली देसी घी बरामद किया। मामला अमरोहा के थाना नौगांव कस्बे का है, जहां से एक डेयरी में सस्ते दामों का लालच देकर डेयरी संचालक नकली देसी घी बेच रहा था। जो घी पकड़ा है तो पूरा जो है संदेह है कि ये मिलावटी है, क्योंकि जो इसने रेट कर रखे थे, रेट के हिसाब से बेच रहा था, उस हिसाब से भी जो है घी इस रेट में नहीं आ सकता है। ये 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री 650 रुपए में बेच रहा था। बांदा के केन नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसके बाद आसपास के लोगों में सनसनी देखने को मिली। हालांकि नदी किनारे मौजूद लोगों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से निकाला और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए भेज दिया गया है। थाना कोतवाली नगर स्थित कंडवारा नदी के पास एक अज्ञात शव मिला है, जिसे देखने से ओल्ड क्रीक का शव लगी है और तत्काल से सूचना के आधार पर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मौसली भेजा जा रहा है। गश्ती कराई जा रही है, आसपास के थानों से संपर्क किया जा रहा है। जैसे कोई सूचना मिलती है उस पर
कन्नौज से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रशासन का होमवर्क। डीएम ने केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर दिए निर्देश। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी लगवाने के निर्देश। यूपी बोर्ड में इस बार जिले के 105 केंद्रों पर होगी परीक्षा। तो आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर यूपी बोर्ड में इस बार जिले में 105 केंद्रों पर परीक्षाएं होंगी और डीएम ने केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक की। साथ ही नकल रहित परीक्षा करवाने को लेकर अब प्रशासन ने कमर कस ली है। डीएम ने केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर निर्देश दिए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी बोर्ड में इस बार जिले के 105 केंद्रों पर परीक्षा होनी है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रशासन तैयार है और डीएम ने अब व्यवस्थापकों के साथ बैठक करके निर्देश दिए हैं कि सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। 105 केंद्रों पर ये परीक्षाएं होंगी, जिनमें सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दो 2023 में जनपद कन्नौज में 28,815 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये हाई स्कूल परीक्षा में रजिस्ट्रेशन कराए और इसी तरह से इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 25,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया। तो कुल मिला के जनपद में 54,000-55,000 के स्टूडेंट्स ने अपना एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और 105 परीक्षा केंद्रों में हम लोग परीक्षा कराएंगे। जो निर्धारित प्रोग्राम है उसके अनुसार जनपद में परीक्षाएं संपादित कराई जाएंगी। कन्नौज में एसपी ने इंदरगढ़ थाने का निरीक्षण किया और अपराध विवाद और बीट सूचना रजिस्टर्ड की जांच कर अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने शिकायती प्रार्थना पत्रों का 100% निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। इंदरगढ़ स्थापना दिवस के 100 वर्ष होने पर शताब्दी वर्ष मनाने की योजना बनाई गई। साथ ही साथ जल्द ही रिसेप्शन रूम चालू कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एसपी कुंवर अनुपम सिंह के औचक निरीक्षण से थाने में हड़कंप मच गया। तो वहीं कब्रिस्तान की जमीन पर बुलडोजर चलाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद ग्रामीण डीएम ऑफिस पहुंचे और कार्रवाई को गलत बताया। ग्रामीणों का कहना है कि सही कागज होने के बाद भी बुलडोजर चलाया गया। डीएम ने पैमाइश करा कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला ये है सर, हम एक कब्रिस्तान है उन पे पुराने 110 साल पुराने, और उस पे जबरियन प्रधान बंटू प्रधान ने जेसीबी बजवाई दी, उस पे कब्रें भी खुदवा दी उसकी, और आराजी पूरी पड़ी है, उसकी कोई पैमाइश नहीं होती। मैं दो चार बार डीएम पास आए, लेखपाल खानी को कहते हैं नापी वो जगह, उस जगह पे वो पैमाइश करे आए और आज को वो उन्हीं लोगों ने खुदवा दी उसको जगह। ये है कि हमारी जगह होते साथे हमारे कब्रिस्तान है, हमारे कब्रिस्तानों में ये लोग जैसे भी चलवाते हैं, हमारे मुर्दे गड़ गए हैं, उनके ऊपर जेसीबी चलती है। जब हम लोगों के आदमी लोग जाते हैंगे तो उसको भगा दिया जाता है और धमकी दी जाती है कि पकड़वा देंगे, नहीं तो मुकदमा जेल करा देंगे, नहीं तो तुमको थाने में पहुंचवा देंगे। तो वहीं महोबा के मुख्यालय की काशीराम कॉलोनी में अग्निशमन विभाग ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस दौरान फायर ऑफिस ने कॉलोनी में मौजूद लोगों को आगजनी से संबंधित तमाम अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमूमन एलपीजी सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, जिससे सिलेंडर में आग लगने का खतरा बना रहता है। इसी के साथ उन्होंने आगजनी की घटना होने पर तत्काल फायर स्टेशन पर सूचना देने की अपील भी की। तो वृंदावन धाम में स्थित इस्कॉन मंदिर के प्रचारक प्रसारक रघुवीर दास ने प्रदेश के पूर्व काबीना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि सस्ती लोकप्रियता और सत्ता सुख पाने के लिए ये बयान दिया गया है और ये जो दिया गया बयान है वो अत्यंत निंदनीय है। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बयान को लेकर जगहंसाई हो रही है। करोड़ों करोड़ हिंदू इस बयान को लेकर आहत हैं। देश के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है।
इस्कॉन वृंदावन, हरे कृष्णा। तुलसीदास जी ने जो भी कहा है वो शास्त्र सम्मत कहा है। जब भगवत प्राप्ति किसी को हो जाती है तो शास्त्र सम्मत ही बात निकलती है। यहां शास्त्र का मतलब भगवान कृष्ण ने जो स्वयं कहा वो शास्त्र सम्मत कहा। भगवान गीता में कहते हैं, मया सृष्टिम चातुर्वर्णम गुण कर्म विभागसा। उधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में 7 साल की बच्ची का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले युवक को अदालत ने 26 दिन के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसे 25 जनवरी को दोषी करार दिया गया था। वह पुलिस अभिरक्षा से भी फरार हो गया था। अदालत ने दोषी पर 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 1 दिसंबर को रहरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मजदूर की 7 वर्षीय बेटी अचानक घर से बाहर से लापता हो गई थी। वह घर के बाहर बिक रही चौमिन लेने गई थी। काफी तलाश करने के बाद भी बच्ची का पता नहीं लगा था। 3 दिन बाद कुछ लोगों ने बताया था कि गांव में भिक्षा मांगने वाला धीरज उर्फ इमरान खान उर्फ अजय निवासी बुलंदशहर बच्ची को अपने साथ ले जा रहा था। लिहाजा पुलिस ने उसके विरुद्ध अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर ली। फिलहाल अदालत ने इमरान उर्फ धीरज को अपहरण, फिरौती मांगने और छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया था, जबकि सोमवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षाविदों और रिटायर्ड अधिकारियों से बातचीत की। आइए आपको सीधे ले चलते हैं। उन्होंने कहा, नहीं 2 लाख से ऊपर हम जा ही नहीं सकते। मैंने कहा, मैं क्या कह रहा हूं, हमें अपना जो बजट प्रस्तुत करना है यह 4 लाख करोड़ से ऊपर का जाएगा, लेकिन आप मुझे बताओ कि अब इससे आगे हमें बात करनी है। उन्होंने कहा, यह संभव नहीं हो पाएगा। तो 2018 में स्थिति थी, 17 की स्थिति थी, 17 के नवंबर दिसंबर की घटना थी। आज के हमारे स्पीकर उस समय हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री हुआ करते थे और आईडीएसी के रूप में उस समय से अनूप चंद पांडे जी इस समय कार्य कर रहे थे। तो लोग आए, इन्होंने कहा, साहब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा, चिंता मत करिए, पिछले 6 महीने के दौरान कुछ तो हम लोगों ने किया होगा यूपी के अंदर, कुछ तो लोगों को परिवर्तन दिखा होगा, आज उसके परिणाम आएंगे। तो उन्होंने कहा, इसके लिए कुछ रोड शोज होंगे। मैंने कहा, किसी एक रोड शो में मैं भी जाऊंगा। और मुंबई हम लोग गए थे। अकेले मुंबई से हमें 2.5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उस समय मिले थे। तो मैंने कहा, भाई आप लोग तो 1.5 लाख तक मैक्सिमम अटके थे, अकेले मुंबई से हमें इतना मिल गया प्रस्ताव। अब आप देश के अंदर अलग अलग जगह जाइए। तो उस समय हमें 4,68,000 करोड़ रुपए के कुल प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और हम लोग उन प्रस्तावों को अलग अलग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से हम लोगों ने उसको जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त की। लगभग 75 से 80% प्रस्ताव हमारे जमीनी धरातल पर उतरे। उसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया परिवर्तन दिया। तो उसी दौरान हमारी टीम ने, जो समय हमारे शासन से जुड़े हुए जितने भी हमारे लोग थे, प्रशासन से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण थे, जिलों के अंदर तैनात अधिकारीगण थे, सबने अपने स्तर पर प्रयास किया। तो उस समय हम लोग एक नई स्कीम लेकर गए थे, उत्तर प्रदेश की परंपरागत उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। ये यूपी की सबसे बड़ी ताकत थी, जो प्रोत्साहन के भाव में, दम तोड़ रही थी। उनके पास कुछ भी सपोर्ट नहीं था।
उल्टा उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। बंदी के कगार पर था। तो हम लोगों ने उस समय उसकी मैपिंग करवाई थी और फिर उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाया। औद्योगिक विकास के लिए जो सबसे आधारभूत आवश्यकता है, मुझे लगता है जो 3 महत्वपूर्ण बातें उसके लिए बहुत आवश्यक है, उसमें कानून का राज हो, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण हो, लैंड बैंक हो और एमएसएमई का एक मजबूत बेस उनके पास हो। संयोग से हम लोग तब तक इसमें काफी कार्य आगे बढ़ा चुके थे। आज परिणाम है हमारे सामने। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को दोगुने से अधिक किया है। कोई कल्पना कर सकता है कि मुरादाबाद का पीतल का उद्योग जो दम तोड़ रहा था, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य अथॉरिटी के लोग हर दिन छापामारी करके उनको प्रताड़ित करते थे, आज पीएनजी की सुविधा उन्हें मिल गई है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, 14 से 15 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले मुरादाबाद कर रहा है इस समय। 14 से 15 हजार करोड़ रुपए का। भदोही का कारपेट उद्योग पूरी तरह बंदी की ओर था, आज 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले भदोही से है। फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग ताज के कारण बंदी की कगार पर था, आज फिर से रिवाइव हुआ है। अलग अलग जिले के अंदर लखनऊ की चिकनकारी, जितना इनको ऑर्डर मिल रहे हैं उसको पूर्ति नहीं कर पा रहे। उसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को ही बढ़ाया और उसकी सबसे बड़ी ताकत हमें तब दिखाई दी जब कोरोना कालखंड में 40 लाख हमारे कामगार और श्रमिक वापस आए थे। हम लोगों ने उनका स्किल मैपिंग किया और उस समय मैंने सभी एमएसएमई यूनिट से इस बारे में अपील की थी। मैंने कहा कि कम से कम 1 या 2 लोगों को अपने यहां समायोजित करो, या बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। हमारे यहां तो यूनिट सब चलती रही, चली थी, लेकिन जिन लोगों ने उनके संकट के समय उनको सपोर्ट नहीं दिया, उनके उद्योग बंद जरूर हो गए। और मैं देखता था कि कोविड कालखंड में जब सामान्य स्थिति आती थी तो वहां के तमाम लोग मुझे फोन करके कहते थे कि साहब वहां से लोगों को थोड़ा भिजवा दीजिए हम लोग। मैंने कहा हमारा काम नहीं है, हमारा काम तब था जब संकट उनके सामने था, हम उनके साथ खड़े थे। मैं आज भी उनके साथ खड़ा हूं और रोजगार उसको अपने घर में मिल रहा है तो अपने घर में रह करके ही वो कार्य करेगा। एमएसएमई हमारी बहुत बड़ी ताकत, वो चीजें आगे बढ़ी। फिर हमने रिफॉर्म किए। इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सामने एक लक्ष्य दिया कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हैं और आज अब कोरोना से जब थोड़ी मुक्ति मिली है तो हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन करने का निर्णय लिया था और उसी की तिथि हम लोग तय कर चुके हैं। इसकी हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, मैं अपने शासन की नीतियों को भी देखता हूं, विभिन्न कार्यक्रमों को भी देखता हूं। जिनके लिए योजना होती है उनको उन योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। खासतौर पर जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन है, वो इंडस्ट्री से उसका वैराग्य भाव होता है, जबकि वही इंस्टीट्यूशन चाहे वह वोकेशनल एजुकेशन के हों, टेक्निकल एजुकेशन के हों, उसी से निकले हुए छात्र उस इंडस्ट्री में कार्य करेंगे। लेकिन हम पहले दिन से उसको जोड़ते नहीं, उस पहले दिन से हमारा उससे संवाद एकदम एक संवाद बाधित रहता है। या शासन की स्कीम के बारे में मुझे याद है 2017-18 में मैंने उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े हुए 20
छात्रों को बुलाया था, वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए थे। मैंने उन लोगों को बुलवाया, वे सभी अपना बीटेक पूरा कर चुके थे। मैंने उन लोगों को बोला, मैंने कहा उनसे ऐसे संवाद के लिए बुलाया था, उनकी भी इच्छा थी मिलने की, तो मैंने कहा इसी बहाने बातचीत होती इन लोगों से। तो मैंने उन लोगों को बुला के पूछा, मैंने कभी परिचय लिया, परिचय लेने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोग क्या करना चाहते हैं? 20 में से 4 ने कहा था हम सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, शेष 16 उसमें से 3 या 4 ने कहा था हमें एक पैकेज मिल चुका है, हम बाहर जा रहे हैं। शेष 12 बच गए थे। 12 में से 2 लोगों ने कहा कि साहब हमारा अपना कारोबार है, हम अपने कारोबार में लगेंगे। अब 10 बच गए। मैंने उन 10 से पूछा, उन्होंने कहा हम अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैंने कहा आपको जानकारी किसी योजना के बारे में है जो केंद्र या राज्य सरकार की कोई एक स्कीम हो जो इसमें आपकी मदद कर सकते हो? कहा नहीं साहब, हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक हमें मना कर देता है। मैंने कहा किसी स्कीम के बारे में जानकारी? कहा नहीं। मैंने कहा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कोई जानकारी है? कहा नहीं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना है, उससे सब कोई जानकारी आपको? कहा नहीं, जानकारी देता है। मैंने कहा लॉजिस्टिक वन प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी आपको है? कहा नहीं साहब। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के बारे में? कहा साहब नहीं जानकारी। हम देख के आश्चर्य मुझे हुआ कि जिन लोगों के लिए सभी स्कीम बनी हुई है उनको कोई जानकारी इन योजनाओं के बारे में नहीं है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने इतना बड़ा अनर्थ किया है उन अपने युवाओं के साथ कि जिनके लिए स्कीम बना रहे हैं उनको जानकारी नहीं उसके बारे में। हम गरीबों को आवास देना चाहते हैं, गरीब को पता ही नहीं आवास का। और अपना उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।